हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी बच्चों का देव क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे क्लास 10th की केमिस्ट्री के बारे में, यानी साइंस का केमिस्ट्री का दूसरा लेसन। पहले लेसन के हमने 4 वीडियो बनाए हैं 4 पार्ट में। अब हम दूसरा लेसन का दूसरा पार्ट बनाने जा रहे हैं। ये सारे वीडियोज एनसीईआरटी पैटर्न बेस पर हैं, जो आपकी किताबों में प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं वो बता रहे। बाकी इसमें जो समझाने वाली चीज है वो हम आपको अलग वीडियो में बताएंगे। चलिए देखते हैं आज क्या है। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए, ताकि सभी बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सके। और हाँ, हमारा सभी बच्चों से अनुरोध है कि घर से बाहर ना निकले, घर पर ही बैठ करके अपनी तैयारी करें। इस कोरोना महामारी को देखते हुए घर से बाहर जाने लायक बिल्कुल नहीं है, इसलिए अपना घर पर ही तैयारी करें, ऑनलाइन स्टडी जारी रखें। चलिए देखते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए नीचे लिखे नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो में कुछ समझ में नहीं आता है तो इस नंबर के माध्यम से आप व्हाट्सएप कॉल या तो फिर वैसे कॉल करके बता सकते हैं, या फिर कमेंट्स के माध्यम से आप बता सकते हैं। हम आपको अगली वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। अभ्यास के 6वें प्रश्न से हम स्टार्ट करेंगे। बाकी जो प्रश्न पहले वीडियो में हो गए हैं देखते हैं। पहला प्रश्न, यहाँ 6वां प्रश्न में पूछ रहा है, अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता है। एक क्रियाकलाप द्वारा इसे साबित कीजिए, यानी एक क्रियाकलाप के द्वारा बताना है। तो ये चित्र बना हुआ है नीचे। इसमें एक कार्क पर 2 कीले लगाकर कार्क को बीकर में रख दीजिए। चित्र के अनुसार कीलों को बोल्ट की एक बैटरी दोनों टर्मिनलों के साथ बल्ब तथा स्विच के माध्यम से जोड़ दीजिए। अब बीकर में थोड़ा सा तनु विलयन डालना है। क्या डालना है? बीकर में थोड़ा सा तनु विलयन डालना है। तनु विलयन डालकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। ये बैटरी लगी है इसमें क्या की जाती है? विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। इस क्रिया को अल्कोहल विलयन या ग्लूकोज के विलयन के साथ साथ अलग अलग दोहराएं, यानी ग्लूकोज के विलयन के साथ और अल्कोहल विलयन के साथ दोनों बार अलग अलग यह प्रक्रिया करनी है। हम देखते हैं कि बल्ब केवल तनु अम्ल जब लेकिन डाइल्यूट अम्ल की स्थिति में ही जलता है। ये बल्ब कब जलता है? जब उसमें तनु अम्ल होता है। इससे यह पता चलता है कि ग्लूकोज और अल्कोहल की स्थिति में विद्युत धारा प्रवाह नहीं होता है, यानी ग्लूकोज की स्थिति में विद्युत धारा क्या प्रवाह नहीं होता, क्योंकि यह विलयन हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं कर पाते। क्या नहीं करते? हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। इस कारण से इसमें बल्ब नहीं जल पाता, यानी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 7वां में पूछा जा रहा है, आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता, जबकि वर्षा का जल होता है। जो आश्रित जल होता है वो विद्युत का चालक क्यों नहीं होता, जबकि जो वर्षा वाला जल होता है वो विद्युत के चालक होता है। आश्रित जल एक शुद्ध रूप है। आश्रित जल क्या होता है? एक शुद्ध रूप है, और यह किसी भी प्रकार आयनों से मुक्त होता है, और विद्युत के संचालन के लिए आयनों की आवश्यकता होती है, इसलिए यह विद्युत का संचालन नहीं करता। जबकि वर्षा का जल शुद्ध नहीं होता है। वर्षा का जल क्या होता है? शुद्ध नहीं होता है। इसमें वातावरण की आंशिक अशुद्धि मिली रहती है, यानी वातावरण से जब बारिश की बूंदें गिरती हैं जिसके कारण आधी उसमें आंशिक मतलब आधी अशुद्धियां मिली हुई होती है। अतः यह विद्युत का संचालन करता है। क्या करता है? यह विद्युत का संचालन करता है। कोई भी वीडियो देखिए आप, उस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। जब आप अंत तक देखेंगे तभी सारे प्रश्नों के उत्तर और सब कुछ समझ में आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। 8वां नंबर प्रश्न इसमें पूछ रहा है, जल की अनुपस्थिति में, यानी जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। अम्ल जलीय विलयन में विघटित होकर के हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। अम्ल क्या करते हैं? जब जलीय विलयन में विघटित होकर के हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, जिनकी अम्लीयता के लक्षण को प्रदर्शित करते हैं। जल की अनुपस्थिति के कारण हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं हो पाते, इसलिए जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। जबकि जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोजन क्या नहीं करते? आयन उत्पन्न नहीं करते, इसीलिए जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। इसमें पूछ रहा है 5 विलयनों
ABCDE जब सार्वत्रिक सूचक के जांच करते हैं तो पीएच का मान क्रमशः ये दिए हुए हैं A 4, 1, 11, 7 एवं 9 प्राप्त होते हैं तो कौन सा विलयन क्या है। हमने आपको पहले भी बताया है कि जो 7 से कम होते हैं वो अम्लीय होते हैं और 7 से अधिक क्षारीय, 7 उदासीन। तो इसमें पूछ रहा है ए क्या है हमारा, ए हमारा उदासीन विलयन। ए पूछ रहा है उदासीन है, उदासीन कौन सा है, 7 वाला। तो उसमें कौन नंबर आता है, ABCD, उसमें कौन सा नंबर आ रहा है, काउंटिंग कर लेंगे। यहाँ पे 4 संख्या दी है ABCD। तो इसमें क्या पूछ रहा है, ए नंबर डी, जिसका विलयन डी है उसका पीएच मान कितना है, 7। हमने बताया था 7 से कम वाले अम्लीय होते हैं और 7 से अधिक वाले क्षारीय होते हैं और 7 जिनका होता है वो उदासीन होते हैं। तो ए नंबर में उदासीन पूछ रहा है, 7 है उदासीन, तो ये कितने नंबर में आता है, ABCD नंबर में। तो डी जिसका विलयन है वह क्या है, उसका पीएच मान 7 है। अब बी नंबर में प्रबल क्षारीय पूछ रहा है, प्रबल क्षारीय कौन है, विलयन C 11, यानी 7 से अधिक 11 है तो प्रबल क्षारीय क्या है, विलयन C, इसका पीएच मान कितना होगा, 11। इसके बाद क्या पूछ रहा है, प्रबल अम्लीय, अम्ल में कौन है, 7 से कम कौन सा है, इसमें 7 से कम 1 है तो ये प्रबल अम्ल है, क्या है ये, प्रबल अम्लीय बी विलयन है जिसका मान कितना है, 1। और इसके बाद पूछ रहा है इसमें दुर्बल अम्लीय वो है विलयन ए जिसका पीएच मान कितना है, 4। और दुर्बल क्षारीय बचा जिसका ई है 9 है, तो 9 का मतलब 7 से अधिक है। इस प्रकार से इनका हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अवरोही क्रम में होती है। परख नली ए एवं बी के समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी लीजिए। परख नली ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा परख नली बी में एस्टिक अम्ल डालिए। दोनों अम्लों की मात्रा तथा सांद्रता समान है। किस परख नली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी तथा क्यों, प्रश्न पूछ रहा है। परख नली ए में क्या लेना है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अधिक तेजी से हाइड्रोजन गैस निकलने के कारण बुदबुदाहट होगी। जब उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में हाइड्रोजन गैस होती है, जब हाइड्रोजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलती है, तेजी से निकलने के कारण उसमें बुदबुदाहट होती है क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एस्टिक अम्ल से अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में बुदबुदाहट गैस निकलती है। प्रश्न नंबर 11 है, ताजे दूध के पीएच का मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसका पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा, उत्तर समझाइए। ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है, 6, तो यह कितना किस में रहता है, ताजे दूध का मान 6 है तो वो किस में रहता है, अम्लीय माध्यम में। दही दूध से अधिक अम्लीय होता है, इसलिए दही का पीएच मान कितना है, 6 से कम होगा। कितना होगा, 6 से कम होगा। दही ज्यादा खट्टा होता है, दूध की अपेक्षा ज्यादा अम्लीय होता है, लेकिन दूध का पीएच मान कितना होता है, 6। और लेकिन जब दही का वही परिवर्तित हो जाता है तो उसका मान 6 से कम हो जाता है। प्रश्न नंबर 12 में पूछ रहा है, एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है, ताजा दूध का पीएच मान 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है, इस दूध को दही बनाने में अधिक समय क्यों लगता है। ये प्रश्न दिए हुए हैं, आपको बता रहे हैं। ए नंबर का उत्तर है, जब दूध अधिक अम्लीय हो जाता है, जब दूध क्या होता है, अधिक अम्लीय हो जाता है तो वह खाने पीने योग्य नहीं होता है। ताजा दूध समय के साथ साथ अम्लीय होता रहता है, इसलिए ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा यानी क्षार मिला देते हैं ताकि दूध अम्लीय होने में अधिक समय ले और ज्यादा समय तक दूध क्या रहे, सुरक्षित रहे। बी नंबर में पूछ रहा है, यह दूध ताजे दूध से अधिक क्षारीय इसलिए होता है क्योंकि दूध को दही में परिवर्तित यानी अम्लीय बनने में अधिक समय लगता है, इस कारण से। अगला प्रश्न नंबर 13 में पूछ रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को अर्धरोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, इसकी व्याख्या कीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस को अर्धरोधी बर्तन में इसलिए रखा जाता है क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस को अर्धरोधी बर्तन में इसलिए रखा जाना चाहिए क्योंकि
प्लास्टर ऑफ पेरिस आर्द्रता यानी जल से अवक्रिया करके क्या बनाता है, जिप्सम। हमने ये पहले वीडियो के माध्यम से भी बताया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जब जल से अवक्रिया करता है तो क्या बनाता है, जिप्सम बनाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 × ½ H2O प्लस 1.5 H2O जब इसमें लेते हैं तो 2 H2O। हाँ, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या है, ये CaSO4 × ½ H2O। जब इसमें 1/2 जल के अणु मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है। CaSO4 × 2 H2O बन जाता है। ये जिप्सम का हमारा सूत्र है। अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, क्योंकि अवक्रिया सरल आपको समझ में आ गई होगी। CaSO4 जैसे रखा है वैसे रख दिया है और हाफ यहाँ है, 1/2 यहाँ है, तो 2 बन गए। जल के अणु कितने हो गए, 2, बस सीधा सा। अगला प्रश्न है उदासीनीकरण अवक्रिया क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। उदासीनीकरण के 2 उदाहरण देना है। जब कोई क्षार अम्ल से अवक्रिया करता है, जब कोई भी क्षार अम्ल से अवक्रिया करता है तो लवण तथा जल बनता है। इस अवक्रिया को क्या कहते हैं, हम उदासीनीकरण अवक्रिया कहते हैं। जिसमें जहां OH हो वो क्षार होते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अवक्रिया करके साधारण नमक तथा जल बनाते हैं। साधारण नमक क्या हो गया, लवण हो गया, और जल इसमें पूछ रहा है। 2 उदाहरण। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, NaOH प्लस HCl = NaCl प्लस H2, यानी अब दोनों साइड की हमें देखना है संख्याएं बराबर है कि नहीं। यानी सोडियम यहाँ पे 1 है, इस साइड भी 1 है, Cl इधर 1 है तो इधर भी 1 है। और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 1 ये है और 1 ये है, तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, यानी NaCl है जो सोडियम क्लोराइड, यह नमक है यानी लवण है और ये जल प्राप्त हो जाता है। अगला उदाहरण है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अवक्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड तथा जल बनाता है। क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से मैग्नीशियम क्लोराइड तथा जल बनाते हैं। देख लेते हैं MgOH का होल ट्वाइस, ये क्या है, हमारा क्षार है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये क्या है, अम्ल से। जब क्षार और अम्ल से क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है। जो ये MgCl2 बना हुआ है यह क्या है, लवण है और जल का निर्माण हुआ। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 15 में पूछ रहा है धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के 2 प्रमुख उपयोग बताइए। धोने का जो सोडा होता है धावन सोडा और बेकिंग सोडा का उपयोग। बेकिंग सोडा आप सभी जानते होंगे, आप सभी के घरों में यूज होता है, जिसे आप मीठा सोडा या खाने वाला सोडा बोलते हैं, वही बेकिंग सोडा होता है। इसमें धोने का सोडा का क्या उपयोग है, इसके उपयोग कांच, साबुन तथा कागज उद्योगों में होता है। दूसरा है इसका उपयोग घरों की साफ सफाई के लिए भी होता है। धोने वाला सोडा धावन सोडा जिसे हम बोलते हैं, तो इसका उपयोग घरों की साफ सफाई के लिए भी किया जाता है। बेकिंग सोडा का उपयोग क्या किया जाता है, इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है और इसका उपयोग खाने की चीजों को मुलायम या स्पंजी बनाने के लिए भी किया जाता है। कई बार क्या होता है, ज्यादा सॉफ्टनेस बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इस लेसन के जो NCERT पैटर्न बेस पर क्वेश्चन आंसर थे वो हमने सारे 2 वीडियो के माध्यम से आपको बता दिए हैं। जो पेज नंबर वाइज पेज नंबर दिए थे और जो अभ्यास में क्वेश्चन दिए हुए वो हमने आपको सब बता दिए हैं। अब इसमें जो थोड़ा सा अलग सी चीजें समझाने वाली हम आपको बोर्ड के माध्यम से अगले वीडियो में बताएंगे, लेकिन कोई भी वीडियो देखिए तो अंत तक जरूर देखिए। अगर अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कर दीजिए और सभी दोस्तों को अपने शेयर करिए, ताकि सभी बच्चे इस कोरोना महामारी को देखते हुए घर पर अपनी तैयारी जारी रखें। आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद।